अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने चैप्टर 2 जितना भी कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चैप्टर 2 को ज़रा हम थोड़ा सा रिवाइज करते चलें। तो हमने अभी तक देखा कि कोई भी मार्केट है उसमें दो लोग होते हैं, एक सेलर होता है एक बायर होता है। ठीक है, सेलर जो होता है वो कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है, बायर जो होता है वो अपनी डिमांड लेके आता है कुछ चीज़ों को परचेज करने के लिए। अच्छा, हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड क्या होती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं। देन हमने एक लॉ पढ़ा जिसको कहते थे लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हमने थ्योरेटिकली उसकी डेफिनेशन को देखा, हमने उसकी इक्वेशन को देखा, हमने उसका टेबल या स्केड्यूल उसको देखा और उसके बाद हमने उसको ग्राफ की सूरत में भी डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने डिमांड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जैसे इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, मार्केट डिमांड हो सकती है, डायरेक्ट डिमांड हो सकती है और ड्राइव डिमांड हो सकती है। ये चीजें डिस्कस करने के बाद हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक वर्ड आता है डेफिनेशन में जिसका हमने जिक्र किया था कि सिट्रस पेरिबस। मतलब कि आपको अगर इस लॉ को पढ़ना है या प्रैक्टिकली इसको देखना है तो कुछ चीजों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था सिट्रस पेरिबस। ठीक है, ये डिस्क्लेमर देने के बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बट सिट्रस पेरिबस का मतलब ये था कि कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना। ठीक है, ये फैक्टर्स जो कांस्टेंट रख रहे थे या जिनमें हम चाह रहे थे कि कोई चेंज ना आए, हमने कहा था ये इस लॉ की अजम्पशंस है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट अजम्पशंस भी डिस्कस कर ली थी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब एक्सेप्शन कह लो, लिमिटेशन कह लो, लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन क्या है या इसके एक्सेप्शंस क्या है, किन जगह पर जाके कौन सी ऐसी जगह होंगी जहां पर ये लॉ काम करना छोड़ देगा, मतलब ये लिमिट हो जाएगा कि इस जगह पे ये काम नहीं करता, तो उसको लिमिटेशन भी कह सकते हैं, उसको एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो असम्पशंस किसी भी लॉ की वो फैक्टर्स ही बता रही होती हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये लॉ काम करना छोड़ देता है या लिमिट हो जाता है इस लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है वो। तो बेसिकली किसी भी लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वो उसकी अजम्पशंस ही हैं, क्योंकि उन अजम्पशंस को हमने इसीलिए अज्यूम किया क्योंकि उन फैक्टर्स की वजह से लॉ ऑफ डिमांड सही तरीके से काम नहीं करता था या जैसे डिफाइन किया गया है उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता। सो हमने अज्यूम किया कि वो कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे या उनमें चेंज नहीं आएगी तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सो वही फैक्टर्स उसकी लिमिटेशन या एक्सेप्शन भी कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके आई कैप की बुक है या जो आपके सिलेबस में है तो वर्डिंग में फर्क आ सकता है, बट बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो अजम्पशन वाला ही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही फैक्टर्स आप अभी देखेंगे जो हमने अजम्पशंस में पढ़े। हो सकता है कि वर्डिंग में थोड़ा बहुत फर्क हो या कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया हो, ज्यादा एक आधा पॉइंट ऐड हो गया हो, वो किसी दूसरे पॉइंट की ही एक्सप्लेनेशन में आ रहा होगा, बट आप देखेंगे तो ये वही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिमिटेशन ऑफ लॉ कहलाता है आपको ये एक्सप्लेन करता है कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है ये भी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जो है ना काम नहीं करती। ठीक है, जहां पे जिंदगी की बुनियादी जरूरियात आ जाती हैं उन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखें, हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उस चीज की क्वांटिटी डिमांड कम हो जानी चाहिए। ठीक है, या जैसे ही प्राइस कम होगी उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें गंदम, ठीक है, या आटा, ठीक है, या चीनी या दूध, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हैं जो आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, इनकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्या हम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में आपने दिन में आपको पता है कि मैंने इतना खाना खाना है, से हम अज्यूम करते हैं कि आपने एक सोचा हुआ है या आपको एक आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है डेली खाना खाने की वो 3 से 4 रोटी है, से हम कहते हैं 3 से 4 रोटियां आपने खानी है, ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इतना खाना आप खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी कि आप कोई काम कर सको, आप अच्छे से पढ़ सको जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे हो, या कोई और चीज इसी तरह। वो जो 3 से 4 रोटियां हैं जो आपने रेगुलर रूटीन में खानी है वो बेसिकली आपकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है।
अगर प्राइस बढ़ जाए उन रोटियों की, तो क्या आप 3 से 4 को कम करके एक पे ले आओगे? ठीक है, एक पे ले आओगे तो आपके लिए हो सकता है सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। सो आप ऐसा नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बेशक प्राइस बढ़ रही हो, आपने अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज नहीं की, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड ने काम करना छोड़ दिया, यहाँ पे तो उसकी लिमिटेशन आ गई। तो यही वो पॉइंट है जो एक्सेप्शन कहलाएगा या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। सो पहला पॉइंट क्या है? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करना छोड़ देता है। सेकंड पॉइंट, यूज एज कॉन्फर्ट डिस्टिंक्शन, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी खास फीचर की वजह से जो है ना वो लोग उसको प्रेफर करते हैं कि उसको यूज करें। ठीक? हम एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में जो कपड़े धोने के लिए सर्फ आता है वो डिफरेंट ब्रांड्स का होता है। ठीक है, वो बोनस का भी होगा, एक्सेल का भी होगा, एरियल का भी होगा, बट कुछ घर कोई खास एक ब्रांड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि वो एरियल हो, आपको लगता है कि वो बेहतर सफाई देता है, इवन कि वो महंगा है, उसके बावजूद आप कहते हो कि यार ये बेहतर सफाई देता है। या हो सकता है बोनस हो, आपको उसकी कोई खुशबू अच्छी लग रही हो, या कोई भी एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आप उस एक पर्टिकुलर गुड को यूज करना चाह रहे होते हो। आप उसके उस फीचर की वजह से, उसके करेक्टर की वजह से आप उसको यूज करते हो। ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसी चीजों में अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रही हो तो हो सकता है आप स्टिल उन्हीं चीजों को खरीदो, आप उसकी डिमांड ना कम करो। और जब भी आप उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे लिमिटेड हो गया। ठीक है, वो उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा जिस तरह वो बता रहा था अपने आप। सो ये भी एक लिमिटेशन या एक्सेप्शन में आता है कि कोई भी चीज, ठीक है, जो किसी ब्रांड की वजह से या उसके किसी खास करेक्टर की वजह से वो आपको अच्छी लगती है और उसकी प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद अगर आप उसकी डिमांड कम नहीं करते, इसका मतलब यह है कि वो भी एक्सेप्शन या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। इसी तरह अगर आपने देखा हो कि कुछ लोग कुछ खास ब्रांड की चाय पीना पसंद करते हैं, लिप्टन, टपाल, ठीक है, सुप्रीम, इनमें से अगर कोई एक ब्रांड की चाय पीना पसंद करता है इंसान, तो इवन उसकी प्राइस अगर बढ़ भी रही हो तो हो सकता है वो किसी दूसरे ब्रांड की तरफ ना जाए, कहेगा मैं इसी को पीऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर है जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक्सेप्शन या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है चेंज इन इनकम। अच्छा, ये चेंज इन इनकम जो है हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन इनकम हमने पढ़ा था अजम्पशन के अंदर एज इट इज। ठीक है, कि अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने की वजह से चाहे उस चीज की प्राइस बढ़ रही हो, बट आपको शायद फील ना हो रहा हो कि यार अब ये चीज महंगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी भी इनकम साथ ही बढ़ी है। तो ऐसे सिनेरियो में जब लोगों की इनकम बढ़ रही हो तो चाहे प्राइसेस भी बढ़ रही हो, स्टिल हो सकता है वो क्वांटिटी डिमांडेड कम ना करें, वो डिमांड करना कम ना करें। तो जैसे ही वो डिमांड नहीं करेंगे और प्राइस बढ़ रही होगी, इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम करना छोड़ गया। और अगर वो काम करना छोड़ गया है तो ये उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि कस्टमर जानबूझ के इग्नोर कर रहा होता है कि प्राइस बेशक बढ़ रही है बट मैं इसको जो है ना नहीं कंसिडर करना चाहता। या हो सकता है कि उसके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन ही ना हो, उसके पास नॉलेज ही ना हो मार्केट के बारे में। अच्छा, कुछ खास एरियाज में आपने देखा होगा कि वहां पे चीजें महंगी होती हैं, कुछ एरियाज में वही चीजें सस्ती मिल रही। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर कि अगर आप लोगों ने लाहौर में ठोकर वाला एरिया देखा है तो वहाँ पे एक ब्रिज है। ठीक है, एक ब्रिज गुजर रहा है जो मुल्तान रोड की तरफ जाता है। ठीक है, नहर वाली रोड से आप आओ तो एक ब्रिज गुजर के मुल्तान की तरफ आपको लेके जाता है। उस ब्रिज के राइट साइड पे जो एरिया है वहाँ पे अगर आप फ्रूट लेने जाएं तो वो बहुत महंगा मिलेगा, और अगर लेफ्ट साइड वाले एरिया पे आप चले जाओ तो वहां पे फ्रूट आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, रीजन क्या है? वहां पे लोगों की जो रिहाइश है उनके हिसाब से फ्रूट का रेट डिसाइड कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं कि वहां पे क्योंकि लोग इस साइड पे जरा सोसाइटीज वगैरह हैं, ठीक है, तो सोसाइटीज में जरा लोगों की एवरेज इनकम ज्यादा होगी तो वो सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ महंगा बेच रहे हैं। इस साइड पे जाओ तो वहाँ पे टाउन्स वगैरह, तो वहाँ पे लोग जरा कम इनकम वाले हैं तो वहाँ पे फ्रूट सस्ता बिक रहा होता है।
अच्छा, अब एक बंदा जो राइट साइड से पहले महंगा फ्रूट लेता है, से वो कभी लेफ्ट साइड पे चला जाए और वहां पे रेट जितना है उसको बढ़ा के भी अगर शॉपकीपर उससे जो है ना वो पैसे मांगेगा, तो क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है मार्केट का उस साइड की का, ठीक है, तो हो सकता है वो इसी चक्कर में कि क्योंकि वो पहले इतने का ही खरीदता है, आज ये बेशक उससे प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा हो, वो इसको इग्नोर कर दे कि इसने प्राइस ज्यादा चार्ज की है। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस बढ़ रही है स्टिल वो क्वांटिटी डिमांड कम नहीं कर रहा, तो ये भी एक लिमिटेशन ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे जाते हैं और आपको कुछ चीज आपने खरीदी है, आपको पता है कि प्राइस बढ़ाई है, आप स्टिल उसको इग्नोर करो, आप फिर भी उसकी उतनी डिमांड करो, तो यहाँ पे भी लिमिटेशन आ जाती है लॉ ऑफ डिमांड की। तो इन सिनेरियोज में जहाँ पे कस्टमर इग्नोर कर दे या कस्टमर के पास लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन हो, तो ये भी लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तस्वीर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, सर्टेन कंडीशंस, सम टाइम क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो अनसर्टेन कंडीशंस होती है, ठीक है। अनसर्टेन कंडीशन से क्या मुराद है कि आपको नहीं पता कि कल को ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, से उसकी शॉर्टेज हो सकती है, आपको एक डर है, फिर शॉर्टेज है कि यार ये चीज कल हो सकता है ना मिले, ठीक है, तो ये भी अनसर्टेन कंडीशन। आप सर्टेन ही हो गए ये चीज रेगुलर रूटीन में आपको मिलती रहेगी, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। या अगर आपको ये लगता है कि आज बेशक प्राइस बढ़ी हुई है लेकिन हो सकता है कल इससे 10 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ जाए, आप यहाँ पे भी अनसर्टन हो, आप सर्टेन नहीं हो कि कितनी प्राइस रहेगी कल को या अगले कुछ दिनों में। सो इन सिनेरियोस में नॉर्मली क्या होता है, इवन के प्राइस बढ़ रही हो स्टिल आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम नहीं करते, ठीक है, या इवन कुछ केसेस में तो आप बढ़ा भी देते हो, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लिमिटेड हो गया, ये भी इसके एक्सेप्शन में आता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जब फ्लड आता है, ठीक है, कि साउथ पंजाब की तरफ नॉर्मली जब फ्लड आता है, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों का जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला जो है ना वो उस तरीके से नहीं चल रहा होता जैसे नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता, तो चीजें जो उन इलाकों में है ना वो नहीं पहुंच पा रही होती, वो पहुंचना बंद हो जाती है। अब क्या होता है, अब शॉर्टेज का डर होता है लोगों को कि यार आज अगर ये कोई खाने की चीज मिल रही है, हो सकता है 3-4 दिनों बाद ये मिलना बंद हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, वो एक तो दुकानदार प्राइस बढ़ा रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि यार ये चीज मिलना कम हो जाएगी, लेकिन स्टिल लोग उसको खरीद रहे होते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ा रहे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहां पे अनसर्टेन कंडीशन है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ पे भी काम करना छोड़ गया, तो ऐसी सिचुएशन को भी एक्सेप्शन या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, से कि जो है ना पेट्रोल की प्राइस आज बढ़ी है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हो सकता है आज इसने 5 रुपए बढ़ाई है, 2-3 दिन बाद हो सकता है ये 10 रुपए मजीद बढ़ा दें या 15 रुपए बढ़ा दें। अब इवन के प्राइस बढ़ी है, हो सकता है कि आप रात को वहां पे लाइनों में लग जाओ और आप पेट्रोल की डिमांड करना शुरू कर दो। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, इवन के प्राइस बढ़ी स्टिल आपने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चल रहा है। सो ये सिचुएशन जहां पे अनसर्टेन कंडीशन होती है मार्केट से रिलेटेड, इनको एक्सेप्शन या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो है ये है गिवन गुड्स। अच्छा, गिवन आपके लिए एक नया वर्ड होगा। गिवन गुड्स किसी खास चीज को नहीं कहते, या ये किसी गुड का नाम नहीं है गिवन, ये बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है जिसने रिसर्च की थी और कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई किया था, जिनको बाद में उसके नाम पे ही गिवन गुड्स कह दिया गया। अच्छा, ये गुड्स क्या थी, ये गुड्स बेसिकली वो गुड्स थी जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली हमने सारे फैक्टर्स को ज्यूम किया कांस्टेंट, उसके बाद जब हमने देखा कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, बट ये वो कुछ चीजें थी जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता था। इस सिनेरियो में क्या हुआ, उस इकोनॉमिस्ट ने देखा कि इनकी जब प्राइस बढ़ती है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ठीक है, इनकी जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो उसने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि ये चीजें लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आ रही हैं भाई। इसके पीछे रीजन क्या थी, ये वो चीजें थी जो एक तो खाने पीने से रिलेटेड थी और एक ही उनकी लोगों की खुराक थी जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। मतलब आप कह लो कि ये वो चीजें थी जो बहुत ही सस्ते में मिल रही थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही लो किस्म की थी,
ठीक है। देखें क्वालिटी कैसे होती है, एक होता है कोई लग्जरी किस्म की गुड होती है आपको, ठीक है। लग्जरी गुड के बाद एक होती है नॉर्मल गुड जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। देखो लग्जरी गुड कोई बहुत ही अमीर ज्यादा या कोई बहुत ही जो है ना अमीर बंदा वो यूज करेगा। उससे नीचे एक नॉर्मल गुड आती है जो आमतौर पे जो नॉर्मल लोग हैं वो सारे वो यूज करते हैं। लग्जरी गुड, नॉर्मल गुड, उसके बाद आ जाती है इंफीरियर गुड जो नॉर्मल से जरा कम क्वालिटी की होती है, ठीक है। वो कौन यूज कर रहे होंगे, जो नॉर्मल गुड अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, जो एक आम खाने की पीने की चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उसकी तरफ चले जाएंगे। इस इंफीरियर गुड से नीचे भी एक किस्म की गुड्स हैं जिसको गिफन गुड कहते हैं, मतलब वो एक एवरेज किस्म की गुड से भी बिलो लेवल की गुड है जो कि सिर्फ वही लोग खा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो एक इंफीरियर लेवल की गुड भी खा सके, ठीक है। अब उन बेचारों को जब ये पता लगता है कि आज इसकी प्राइस बढ़ गई है तो वो इसी डर से कि हो सकता है ये मजीद महंगी हो वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि वो सिर्फ इस लेवल की जो सबसे निचला लेवल है खुराक का उसको ही वो यूज कर सकते हैं, और अगर उसकी भी प्राइस बढ़ना शुरू होगी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे खाना खाना, सो उसकी वो डिमांड बढ़ा देते हैं। सेम इसी तरह जब उसकी प्राइस कम होती है तो उनको लगता है कि यार अब ये कम हो रही है, ठीक है, तो आज जितना खाना है उतना खा लेते हैं, हम इसकी डिमांड कम करते हैं, कल को हो सकता है मजीद प्राइस कम हो तो हम मजीद खरीद लेंगे। सो ये कुछ खास किस्म की गुड्स थी जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। आपने सिंपल ये याद रख लेना है, इस गिवन गुड के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आपसे सारी डिटेल में आई कैप नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन या लिमिटेशन कौन सी हैं, तो उसमें आपने ये 6 फैक्टर्स बता दी, उसमें एक गिवन गुड भी है। और गिवन गुड के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है इसके ऊपर। मतलब गिवन गुड में प्राइस बढ़ने से आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दोगे, प्राइस कम होने से आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दोगे। तो ये 6 पॉइंट्स है जो आपकी एक्सेप्शन और लिमिटेशन में आता है। गिवन गुड वाली जो चीजें हैं या इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये आई कैप अक्सर पूछ लेता है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि गिवन गुड के केस में प्राइस बढ़ रही है तो बताएं क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आएगा, तो आप कहेंगे वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये आई कैप का फेवरेट ही पॉइंट है, तो इसको आप मार्क कर लें अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हमने थोड़ी देर पहले गुड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, तो अब जरा दोबारा हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब हमने कहा था एक लग्जरी किस्म की गुड्स होती हैं जो बहुत ही अमीर लोग यूज करते हैं, फिर एक नॉर्मल गुड्स आ जाती हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, देन नॉर्मल गुड के बाद इंफीरियर गुड्स आ जाती हैं जो नॉर्मल से जरा बिलो लेवल की होती हैं, और सबसे एंड पे गिवन गुड्स आ जाती हैं। अब जरा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड। अच्छा, लग्जरी गुड्स को मैंने इसमें नहीं डाला एनालिसिस में, बट लग्जरी गुड्स मोर और लेस नॉर्मल गुड की तरह ही बिहेव करती हैं। हम इंशाल्लाह जब अपना रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे चैप्टर 1 का तो उसमें हम लग्जरी गुड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इन 3 गुड्स को लेके चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड पे अप्लाई होता है, ठीक है, और ये इसकी एक्सेप्शन है, गिवन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जो नॉर्मल गुड होती है ना, इनकी अगर प्राइस बढ़े, ठीक है, प्राइस बढ़े तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इनकी कम हो जाती है, प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। बट नॉर्मल गुड के ऊपर ना एक और चीज भी असरअंदाज हो रही होती है, प्राइस तो हो ही रही होती है, इसके ऊपर इनकम भी असरअंदाज हो रही होती है उस कंज्यूमर की। देखें, आपके पास आज इनकम कम है तो आप हो सकता है उस चीज को ज्यादा खरीदना चाहते हो, बट पैसे कम होने की वजह से आप उसको कम खरीदो। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड बढ़ा देते हो, इनकम कम होगी तो डिमांड कम कर दोगे। अब जरा देखें, नॉर्मल गुड के केस में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, और नॉर्मल गुड के केस में इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड प्राइस से भी सेंसिटिव होती है, इनकम से भी सेंसिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंफीरियर गुड। अच्छा, इंफीरियर गुड वो है जो नॉर्मल गुड से जरा लो क्वालिटी की है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहती है कि जो इंफीरियर गुड्स है ना, ठीक है, ये सिर्फ इनकम सेंसिटिव होती है, इनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं। इनकम सेंसिटिव ऐसे हैं कि आप मजबूरी से इंफीरियर गुड्स को यूज कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे हो तो आप नॉर्मल गुड को ही प्रेफर करो, बट मजबूरी से आप इंफीरियर गुड यूज कर रहे हो। हुआ क्या, आपकी इनकम बढ़ी
अब आप क्या करोगे, इंफीरियर गुड से मूव करोगे नॉर्मल गुड की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल गुड की तरफ जब आप आओगे तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो अब आप नॉर्मल गुड अफोर्ड नहीं कर सकोगे, तो आप इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ा दोगे। सो इंफीरियर गुड किससे सेंसिटिव है, जस्ट इनकम से, और इसका इनकम का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। लास्ट लास्ट है गिफन गुड। गिफन गुड जो है ये इनकम सेंसिटिव नहीं होती, ये सिर्फ प्राइस सेंसिटिव होती है, ठीक है। प्राइस सेंसिटिव होती है, और इसका हमने अभी एक्सेप्शन में पढ़ा कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है इनकी, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो इसका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये जो आपके पास एक समरी है गुड्स के एनालिसिस की, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, और याद कैसे करेंगे, जो नॉर्मल गुड्स हैं उनका जो है वो प्राइस से कैसा रिलेशन है, प्राइस के साथ उनका इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनकम से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और ये दोनों चीज़ों से सेंसिटिव होती है। इंफीरियर गुड का प्राइस से कोई लेना देना नहीं, इनकम सेंसिटिव है और इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। गिफन गुड का इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं, प्राइस से सेंसिटिव है और इसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन। तो ये होप्स हो के आपको समझ आ गया होगा, इसको आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ पे यूज हो, तो कैसे यूज हो। अच्छा, सबसे पहले ना जो सेलर है वो प्राइस को डिटरमिन करने में लॉ ऑफ डिमांड को कंसिडर करके उस प्राइस को डिटरमिन करता है, ठीक है। आपने प्राइस डिसाइड करनी है, आप प्राइस कितनी रखोगे। आप अगर तो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो तो आपको आइडिया होगा कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी इतनी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो जब अगर आपको ये पता होगा प्राइस बढ़ाऊंगा डिमांड कम हो जाएगी, तो हो सकता है आप कहीं ऐसे लेवल पे प्राइस सेट करो जहां पे आपको लगे कि यार प्राइस भी ठीक है और यहाँ पे डिमांड भी ठीक है। तो प्राइस को डिटरमिन करने में लॉ ऑफ डिमांड हेल्प करता है। नंबर 2, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। ये फर्म को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, देखिए आपको पता है कि जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस टाइम मुझे ज़रूरत है कि मेरी चीज़ें ज़्यादा बिकें, या ये चीज़ें अब बिकना कम हो गई हैं, इनको मैं ज़्यादा बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं प्राइस को कम करूँ। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियों का सीज़न जा रहा होता है तो जो गर्मियों के कपड़े होंगे उनके ऊपर सेल लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों का जब सीज़न जा रहा है तो उनके ऊपर सेल लग जाती है। तो ये फर्म को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करना है कि कब डिस्काउंट ऑफर्स देनी है, कब सेल देनी है, कब ये ख़त्म करनी है। सर्दियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग फर्म कैसे कर रही होती है, लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। हेल्पफुल हेल्पफुल होता है फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर का जब भी जिक्र आएगा ना तो इस बंदे का एक ही काम है, इसने टैक्स लगाना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के आदमी अगर आप देखें ना तो फाइनेंस मिनिस्टर का एक ही काम है, उसने पैसे जमा करने। तो वो जहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्टर की बात आएगी उसने टैक्स लगाना है आपके ऊपर, ठीक है। तो टैक्स किन चीज़ों के ऊपर लगाएगा, वो उन चीज़ों के ऊपर लगाएगा जो बेशक जो है ना वो महंगी हो जाए, उनकी डिमांड कम नहीं होती, ठीक है। या उस हद तक टैक्स लगाएगा कि जिससे उसकी डिमांड भी ना कम हो, कि सेलर को भी नुकसान ना होने लगे। सो हेल्पफुल फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस तरह होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि उसको पता होता है कि किन चीज़ों के ऊपर कितना टैक्स लगाऊं तो कितनी डिमांड कम हो रही होगी, या वो सारी ये एनालिसिस कर सकता है। और जैसे बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड्स की हमने बात की थी कि उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, वो उसके एक्सेप्शन में आता है। तो बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर नॉर्मली जो है ना वो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही होती है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स तीनों याद रखने हैं कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, फर्म को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और हेल्पफुल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर होता है कि वो टैक्स इंपोज कर सके कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, बल्कि चैप्टर 2 जितना आप पढ़ चुके हैं उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।